नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एडू पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम इस थर्ड पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपको फ्रेडरिक सरियू के सपने, फ्रांस की क्रांति के बाद हुए मुख्य परिवर्तन, 1804 की नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद। ये जो 5 टॉपिक है ये हमने फर्स्ट पार्ट में बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आता है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा, 1815 में वियना की संधि की विशेषता, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, ये हमने सेकंड पार्ट में बनाए थे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जिसे बाल्कन समस्या के नाम से भी जानते हैं, महिलाओं का योगदान और विभिन्न प्रतीक और चिन्ह। और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसे आपको करना होगा। पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज की टॉपिक की शुरुआत होती है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन समय जो राष्ट्रवाद की भावना हुआ था उसमें युद्ध और आंदोलन हुआ था। मगर ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ समझदारी के साथ संसदीय व्यवस्था मतलब कानून के साथ राष्ट्रवाद की भावना फैली थी और एक राष्ट्र बनाया था। यहाँ पर ना कुछ लोग इंग्लैंड बोलते हैं, कुछ लोग ब्रिटेन बोलते हैं और कुछ लोग यूके यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों चीज में क्या डिफरेंस है? इन तीनों चीज में माइनर सा डिफरेंस है। इंग्लैंड, ये रहा एक देश, ये देश आपको दिख रहा है इंग्लैंड, ठीक है, जिसकी राजधानी लंदन है। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। अब ब्रिटेन क्या हुआ? ब्रिटेन, जब इंग्लैंड एक देश है, स्कॉटलैंड भी एक देश है और वेल्स भी एक देश है, ये तीनों देश अगर आपस में मिल जाते हैं तो ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड एक अलग देश है, इंग्लैंड जो देश है ये रहा हमारा इंग्लैंड देश, ये रहा। ठीक है, स्कॉटलैंड ये रहा और वेल्स ये रहा। ठीक है, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा? इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। अगर कोई क्रिकेट देखता होगा ना तो क्रिकेट में देखते होंगे इंग्लैंड की एक अलग टीम होती है और स्कॉटलैंड की एक अलग टीम होती है। दोनों अलग अलग कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों अलग अलग है। ठीक है, मगर इन तीनों के ग्रुप को ब्रिटेन कहते हैं। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ब्रिटेन मतलब क्या होगा? 3 देशों का ग्रुप, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन 3 देशों से मिलकर बनता है। अगला, अब ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गया? ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ? ये आपको आयरलैंड नजर आ रहा है, इसमें से हल्का सा ऊपर का नॉर्थ वाला जो आयरलैंड है, जब ये आयरलैंड को ब्रिटेन में जोड़ दिया जाता है तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। ओके, समझ में आ गया कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मतलब इंग्लैंड एक अलग देश है, स्कॉटलैंड अलग देश है, वेल्स अलग देश है, 3 देशों का ग्रुप बना ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ दिया जाए, ये नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ दिया जाए तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो अब पढ़ते आगे जाके। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास यूरोप के अन्य देशों से अलग था। यहां एक राष्ट्र का निर्माण धीरे धीरे संसदीय व्यवस्था के माध्यम से हुआ, ना कि विरोध और युद्ध से। जबकि हमने बाकी टॉपिकों में पढ़ा जर्मनी और इटली, यूनान, फ्रांस, इसमें विरोध हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, तब जाके राष्ट्रवाद की भावना आई और एक देश का निर्माण बना। अब देखिए, 18वीं शताब्दी में पहले ब्रिटेन कोई एक एकत्रित राष्ट्र राज्य नहीं था, मतलब ब्रिटेन नाम की चीज ही नहीं थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, आंग्ल राष्ट्र मतलब जो अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्र है, मतलब इंग्लैंड, अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्रों को कहते थे आंग्ल राष्ट्र। जैसे यहाँ पे आपको नोट्स में दिखा, आंग्ल राष्ट्र का अर्थ है इंग्लैंड या अंग्रेजों द्वारा स्थापित शक्ति संपन्न राष्ट्र। ठीक है, जो अंग्रेजी क्षेत्र है। ठीक, आंग्ल राष्ट्र ने खुद को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया, मतलब इंग्लैंड ने अपने आप को शक्तिशाली स्थापित किया और स्कॉटलैंड और वेल्स और आयरलैंड जैसे क्षेत्र को नियंत्रण किया। जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि इंग्लैंड जो है, ये वाला इंग्लैंड जो हमारा,
ये इंग्लैंड जो है ये सबसे पहले ताकतवर बना और स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर इन आयरलैंड को आपस में मिला लिया, स्थापित किया और जब जाके क्या किया 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन का निर्माण किया। 1688 में संसद ने राजा से शक्ति अपने हाथों में ले ली। तो पहले क्या था, ब्रिटेन में भी राज शासन था। क्या था, राजा का शासन चलता था, राजा का कानून चलता था, मगर संसद ने क्या किया 1688 में राजा से शक्ति अपने हाथों में ले ली और संवैधानिक राजतंत्र बनाया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हुआ, नेता चुना जाएगा, लीडर किसके द्वारा, जनता द्वारा, मगर देश का जो प्रमुख रहेगा वो राजा ही रहेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, मतलब वह महारानी तो है मगर महारानी सिर्फ नाम की महारानी, उनके पास कोई शक्ति नहीं होता है। ठीक है, शक्ति किनके पास होता है, जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति के पास, नेता के पास, लीडर के पास। ठीक है, तो ये संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि वहां पर जो चुना हुआ व्यक्ति होगा वो शासन करेगा और नाम मात्र का कौन रहेगा, महारानी रहेगी। अब आगे चलते हैं। 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। ये चीजें हमने पीछे समझा है कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड मिलकर, स्कॉटलैंड की संसद को भंग कर दिया गया और इंग्लिश संस्कृति को मिला दिया गया। मतलब जब स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला ही दिया गया तब स्कॉटलैंड की संसद करेगी क्या, कुछ नहीं, तो उसकी संसद को हटा दिया गया और इंग्लिश संस्कृति को स्थापित किया गया। 1798 में आयरलैंड में असफल विद्रोह हुआ और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। जो हमने मैप के माध्यम से ऊपर समझे थे कि आयरलैंड कौन सा क्षेत्र है, स्कॉटलैंड कौन सा क्षेत्र है, इंग्लैंड का क्षेत्र है। मैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम में। अगर मैप आपका क्लियर नहीं है तो आपको ये सीधे बोरिंग लगेगा, आपको नींद आएगा। नींद आने के दो कारण होता है, या आप तो बेड पर लेट कर पढ़ रहे होंगे कॉपी किताब बिना खोले हुए, नहीं तो आपको मैप नहीं आ रहा। नए ब्रिटेन की एकता के प्रतीक के रूप में अब भैया नया देश बनेगा, अपना झंडा बनाएंगे। फ्रांस वालों ने भी बनाया था, जर्मनी वालों ने भी बनाया था, इटली वालों ने भी बनाया था। राष्ट्रीय गान और पारंपरिक प्रतीकों को फैलाना, जो उनकी पारंपरिक प्रतीक है, जैसे हमारा अशोक स्तंभ प्रतीक है जो हर जगह यूज होता है, वैसे उनका प्रतीक है, उनको फैलाया। उन्होंने पूरे ब्रिटेन की पहचान बना दिया, जबकि असल में अंग्रेजों की संस्कृति पर आधारित है। क्या है वो, अंग्रेजों की संस्कृति। वेल्स और स्कॉटलैंड की संस्कृति तो गायब भी कर दी, सिर्फ इंग्लैंड की संस्कृति रह गई उनके पास। अब आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्य, बाल्कन समस्या। क्या है, बाल्कन समस्या। ये क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा, ये क्षेत्र आते हैं आपके बाल्कन समस्या में। बाल्कन समस्या में क्षेत्र आते हैं, ये पहले बाल्कन नाम का पूरा देश था। क्या था, ये 12 देश थे, पूरे के पूरे एक ही देश था। यहाँ पे संस्कृति अलग होने के कारण, राष्ट्र भावना की भावना के कारण क्या हुआ, 12 अलग अलग देश टुकड़ों में टूट गए। ओके, तो इसे देखने, ये आपने देख लिया ये कहाँ पे कैसे दिख रहा है। अब यूरोप के मैप में देखते हैं बाल्कन क्षेत्र कैसा है। यूरोप के क्षेत्र में क्या देखते हैं, बाल्कन। देखिए 1860s का मैप देखेंगे तो यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र आपका, ये रहा बाल्कन क्षेत्र, ये रहा आपका बाल्कन क्षेत्र, जहां पर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हो रखी है, जो हमने यूनान के वक्त में भी पढ़ा था, ओटोमन। फिर यहाँ पर इस नए मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका बाल्कन क्षेत्र। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये है आपका बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, और इस मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका बाल्कन क्षेत्र यूरोप का। आपके आस पड़ोस के देश को नजर रखना चाहिए। ये रहा हमारा बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्षेत्र जो है यूरोप के किस हिस्से में पड़ता है, दक्षिण पूर्व। क्योंकि आपने यूरोप का मैप देखेंगे तो ये ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण और इधर साइड के एरिया में पड़ते थे, इसलिए पूर्व बोलते हैं। दक्षिण पूर्व यूरोप में है का हिस्सा है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो। ठीक है, इस तरीके से ये सारे, क्रोएशिया, ये सारे देश आपके आते हैं शामिल। टोटल 12 देश इसमें आते हैं, जिसमें आपको ये देख रहे हैं कि रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ठीक इस तरीके से ये देश आते हैं। ये सारे देश शामिल थे बाल्कन क्षेत्र में, 12 देश शामिल थे। 12 के 12 याद न है तो रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ये सारे देशों का 3-4 देशों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बाल्कन में समस्या क्या थी, बाल्कन क्षेत्र में उभरता हुआ राष्ट्रवाद और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बाल्कन समस्या आया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या है कि यहाँ पर कोई एक फेमस या शक्तिशाली नेता नहीं आ पाया। अगर किसी देश के पास शक्तिशाली नेता नहीं होता तो देश कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बगावत आ जाते हैं। छोटे छोटे नेता जो होते अपने फायदे के लिए देश को तोड़ने की बात करने लग जाते हैं। अगर किसी देश में क्या नहीं होता, शक्तिशाली नेता नहीं होंगे
तो जो छोटे छोटे नेता जो होते हैं अपने फायदे के लिए देश को तोड़कर छोटे छोटे देशों में बांटकर वो खुद नेता बनना चाहते हैं। जो बाल्कन क्षेत्र था पहले किसका था? ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। ओटोमन साम्राज्य कौन सा साम्राज्य? मुस्लिम साम्राज्य था एक तरीके से, जो इस एरिया में पूरा फैला हुआ था। ये ओटोमन साम्राज्य जो था, ये ओटोमन साम्राज्य पूरे एरिया में क्या था? ओटोमन साम्राज्य था। ये जो तुर्की उर्की है जो, ये ओटोमन साम्राज्य का ही भाग था, जो हमने पूरे ऊपर मैप में देखे हैं। अब आता है बाल्कन में राष्ट्रवाद के उदय। ओटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा तो कई जातियों ने विद्रोह कर दिया। कई जातियों ने क्या किया? अब कोई भी साम्राज्य कमजोर होगा तो जो उनके विपक्ष में नेता होंगे या विपक्ष के जो नेता राजा महाराजा होंगे वो विद्रोह करवाएंगे। बाल्कन विद्रोह मतलब क्या? आंदोलन। बाल्कन के मूल निवासियों ने स्लाव कहा जाता था, उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाल्कन राज्यों को रोमानी राष्ट्रवाद में तेजी से फैला। बाल्कन राज्यों में क्या हुआ? रोमानी राष्ट्रवाद तेजी से फैला। यूरोप की बड़ी शक्तियां जैसे ऑस्ट्रिया, ये नाम आप बार बार रिपीट देख रहे होंगे चैप्टर में, ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। मतलब क्या चाहते थे? इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया चाहता था कि मेरा प्रभाव बढ़ जाए, मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं इस क्षेत्र में, मेरी बात ज्यादा माने। रूस भी यही चाहता था, जर्मनी भी यही चाहता था और ब्रिटेन भी यही चाहता था। सब अपना अपना चाहते थे, जिसके कारण ये क्या हुआ? ये बाल्कन पूरे क्षेत्र में अलग अलग, कुछ ऑस्ट्रिया के समर्थन में चले गए, कुछ रूस के समर्थन में चला गया देश, कुछ जर्मनी के क्षेत्र में समर्थन गया, कुछ ब्रिटेन के लोगों को समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ क्या विचारों में बंटवारा हो गया। और बाल्कन समस्या ने यूरोप में संघर्ष को गहराया, मतलब पूरे यूरोप में संघर्ष फैलने लग गया। और प्रथम विश्व युद्ध, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1940 में हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख जो कारण था ये बाल्कन समस्या ही था। क्योंकि बाल्कन समस्या में क्या चाहता था? ऑस्ट्रिया चाहता था कि मेरा प्रभाव हो जाए, जर्मनी चाहता था मेरा प्रभाव हो जाए, ब्रिटेन चाहता था कि मेरा प्रभाव हो जाए, और फ्रांस जो है ये भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। प्रभाव मतलब कि मेरी बातें माने, बाल्कन जो क्षेत्र के जो लोग हैं या वहां के नेता है मेरी बात माने। इसी चक्कर में जो ये रूस, ब्रिटेन एक साथ और फ्रांस एक साथ हो गए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ हो गए और ये आपस में युद्ध करने लगे। और बाल्कन समस्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और आगे चल के बाल्कन क्षेत्र 12 अलग अलग देशों में बट गया। एक गौर करने वाली बात है जी, ये यूरोपियन देश है ना, ये किसी के सगे नहीं है। ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र को बांट ही देते हैं। जैसे ब्रिटेन के लोग भारत पर कब्जा किए थे, तो भारत को भी आजाद किए थे, कितने हिस्सों में कर दिया? पाकिस्तान और भारत, दो अलग अलग टुकड़ों में। ये जिस क्षेत्रों पे कब्जा करते हैं उस क्षेत्रों को कम से कम 2 से 3 हिस्सों में तोड़कर तो जाते ही जाते हैं, जिससे के कारण यहाँ पर लड़ाई होती रहे और इनका फायदा होता रहे। तो इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के लोगों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में बाल्कन क्षेत्र को 12 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। यूरोप में महिलाओं का योगदान, कि महिलाओं ने आंदोलन में किस तरीके से योगदान दिया। महिलाओं ने वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और शिक्षा के अधिकार की मांग की, क्योंकि पहले जो था पूरी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ना उन्हें संपत्ति का अधिकार था, मतलब वो अपने नाम पर संपत्ति भी नहीं रख सकते थे, ना उन्हें शिक्षा दी जाती थी। यूरोप में तो पहले अगर कोई महिला शिक्षा ले लेते थे तो उन्हें चुड़ैल घोषित करके मार दिया जाता था, या चुड़ैल, भूत, डायन कह के मार दिया जाता था। यूरोप में पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज के वक्त में जो आज का यूरोप देख रहे हैं उनसे बिल्कुल उल्टा यूरोप था। पहले तो महिलाओं को क्या नहीं था? वोट देने का अधिकार भी नहीं था, संपत्ति का भी अधिकार नहीं था, न शिक्षा का अधिकार था। इसलिए उन्होंने इन तीनों चीजों की मांग किया। महिलाओं ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि अगर राष्ट्र के लिए बलिदान दे रही हैं तो उन्हें भी नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं? मतलब महिलाएं जो थी वो आंदोलन में भाग ले रही हैं, आंदोलन में भाग रही है, देश निर्माण में कार्य कर रही हैं, तो महिलाओं को नागरिक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? मतलब उन्हें ये वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? आप किसी देश के नागरिकता का अधिकार देना चाहिए। जैसे कोई भारत होता है तो भारत में रहता है तो जो भारत की नागरिकता मिलती है, ठीक है, उसे पहचान पत्र दिया जाता है। तो इसी तरीके से महिलाओं ने आवाज उठाया कि जब उन्होंने आंदोलन में इतना सारा बलिदान दिया, हर चीज किया, तो उन्हें नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? उन्होंने जुलूसों में शामिल हुई, राष्ट्रगीत गाए, झंडे बनाए, महिलाओं ने लेख, कहानियां और कविता के माध्यम से देशभक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से महिलाओं ने किसके माध्यम से? लेख, कहानियां और कविताओं के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया। अगला आता है भिन्न प्रतीक चिन्ह और उसका अर्थ। मतलब जो कोई चिन्ह है उसका क्या अर्थ है? जैसे टूटी हुई बेड़ियां, जो आपको यहां नजर आ रहा होगा, टूटी हुई बेड़ियां, इसका मतलब क्या है? कि टूटा हुआ हथकड़ी है, टूटी हुई बेड़ियां, इसका मतलब है आजादी। अगला है बाज का छाप वाला कवच,
ये रहा बाज का छाप बल आपका कवच, यहाँ पर देखिए। इसका मतलब है जर्मन समुदाय का प्रतीक और शक्ति, जर्मनी समुदाय का प्रतीक है ये। यह रहा बलूत पत्तियों का मुकुट, ये आपका बलूत पत्तियों का मुकुट ये रहा। इसका मतलब वीरता, इस मुकुट का मतलब क्या है? वीरता, मतलब जीतो ये मुकुट पहनो, वीर हो आप। तलवार का मतलब है मुकाबले की तैयारी, युद्ध की तैयारी। ये आपकी जो तलवार है इसका मतलब क्या है भैया? तलवार से तो आप युद्ध ही करोगे, मुकाबला ही करो। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डालियां, ये देखिए जैतून की डालियां आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जैतून की डाली, थोड़ी सी पत्ती ये रही आपकी जैतून की डालियां। इसका मतलब है शांति की चाह, मतलब भैया आप शांति से बात मान लो वरना मुकाबले की तैयारी कर लो, ठीक है। काला लाल सुनहरा तिरंगा, ये जर्मनी के झंडे की बात कर रहा है। जर्मनी के झंडे में यही 3 कलर है, काला ऊपर, फिर लाल है, फिर सुनहरा कलर नीचे आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या मतलब? उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते हुए सूरज की किरणें, जैसे ये पीछे जो आपको येलो येलो लाइन नजर आ रहा है, ये आपको येलो येलो लाइन नजर आ रहा है, ये क्या है? उगता हुआ सूरज। ये क्या दिखा रहा है? एक नए युग की शुरुआत। जैसे दिन की शुरुआत किससे होता है? सूरज उगने से। ये नए युग की शुरुआत को दिखा रहा है। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आपने कॉपी और पेन के साथ पढ़ाई किए होंगे, ऐसे फिल्म की तरह वीडियो नहीं देखे होंगे। तो अगर आपने कॉपी और पेन के साथ तीनों पार्ट देखे होंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। और ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपको खुद करने हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे इटली के एकीकरण, ये भी आपको पढ़ाया गया है। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद के विकास के योगदान, कि फ्रांस की क्रांति ने किस तरीके से राष्ट्रवाद फैलाया पूरे यूरोप में और किस तरीके से हुआ, ये सब भी पढ़ाया गया आपको। बिस्मार्क की भूमिका जर्मनी के एकीकरण में, बिस्मार्क ने किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया, बिखरे हुए जर्मनी को एक जोड़ा। समाज की कल्पना और राष्ट्र के रूप में कैसे बनाई गई, जो फ्रेडरिक सरयू के चित्र में आपको बताया गया है। 1815 में वियना सम्मेलन और उसका उद्देश्य, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।